हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के लिए हमारी मास्टर वीडियो सीरीज चल रही है जीएस को लेकर, जिसमें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट को। इससे पहले हमारा एक वीडियो हो चुका है पॉलिटी वाला। पॉलिटी के मैंने आपको तकरीबन 200 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसमें हमने 500 के आसपास फैक्ट कवर किए हैं। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% इसी लेक्चर से देखने को मिल जाएंगे। तो इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करना है, एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। आज के सेशन में फ्रेंड्स हम आर्ट एंड कल्चर के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर से हमको एसएससी सीजीएल में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कवर करी होगी तो इजीली आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आज के सेशन में अच्छे से हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। तो तकरीबन मान के चलिए कि 250 के आसपास आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करें फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं या इस वीडियो की टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन अवेलेबल है एसएससी सीजीएल के लिए। 100 आवर जीएस का जो मेरा कोर्स है 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, उसी कोर्स में आपको इन वीडियोस की मास्टर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब लेक्चर को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। संक्रांति फसल उत्सव हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और इसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे क्या कहते हैं? संक्रांति उत्सव को। तो गुजरात में इसे क्या बोला जाता है? उत्तरायण। संक्रांति जिसे पूरे भारत में फसल कटाई के पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। ये त्यौहार हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। गुजरात में इस दिन पतंगबाजी की विशेष परंपरा है और ये पर्व बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तरायण 2 भागों में मनाया जाता है। उत्तरायण जो 14 जनवरी को और वासी उत्तरायण जो कि 15 जनवरी को। यहाँ पर डी आंसर। सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? सागा दावा सिक्किम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है, जिसे विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म मानने वाले मनाते हैं। ये त्योहार भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के दिवस की स्मृति में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये पर्व जो है तिब्बती चंद्र पंचांग के चौथे महीने दावा की पूर्णिमा को आता है। इस दिन सिक्किम में धार्मिक जुलूस, प्रार्थना और मठों में विशेष पूजा की जाती है। तो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है सागा दावा त्योहार। अगला है, किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ष 2008 में। रामलीला जो कि रामायण की कहानियों पर आधारित एक पारंपरिक नाट्य मंचन है, भारत की एक प्राचीन और जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हैं बल्कि स्थानीय समुदायों को एकजुट भी करती हैं। साल 2008 में यूनेस्को ने रामलीला को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया। इससे यह साबित होता है कि रामलीला सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्य है। तो वर्ष 2008 बी आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लद्दाख का शाही नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नृत्य है? देखिए यहाँ पर शोंडोल नृत्य। शोंडोल नृत्य जो है इसको लद्दाख में रॉयल डांस कहा जाता है, क्योंकि यह परंपरागत रूप से राजघरानों और विशेष उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें पारंपरिक पोशाकों और गहनों का प्रयोग होता है। शोंडोल नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, जब 2019 में लद्दाख में इसे 408 महिलाओं ने एक साथ प्रस्तुत किया। तो शोंडोल नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लद्दाख का शाही नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद द रज़्मनामा के रूप में भी किया गया था? तो किस पुस्तक का अनुवाद? महाभारत का। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक की समझ को बढ़ावा देने के लिए कई हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। महाभारत का अनुवाद फारसी में रज़्मनामा नाम से किया गया, जिसका अर्थ है युद्धों की पुस्तक। यह कार्य अकबर के दार उल तर्जुमा के तहत किया गया था। अनुवाद कार्य में अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां ऐसे विद्वानों ने योगदान दिया था। तो महाभारत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, सत्रिया किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य रूप है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मणिपुर या असम। तो सत्रिया नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है, जिसकी शुरुआत महापुरुष श्रीमन शंकर देव ने 15वीं सदी में की थी। यह नृत्य वैष्णव भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है और मुख्य रूप से वैष्णव मठों में किया जाता था। साल 2000 में इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मान्यता प्राप्त हुई। सत्रिया नृत्य में अभिनय मतलब एक्सप्रेशन, नृत्य और संगीत तीनों का समावेश होता है। तो असम का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। डी आंसर।
भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। पहले 3 पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे इसके? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन। यहाँ पर 1954। अगला क्वेश्चन है, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? कुलदीप नैयर। ये पुस्तक 1975 से 77 की आपातकाल अवधि की घटनाओं, सरकारी दमन और न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करती हैं। इसमें विशेष रूप से एडीएम जबलपुर केस पर फोकस किया गया है, जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई है बुक ये, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया था काफी बार। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान की घुमतू मतलब सांपों के सपेरे समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य की शैली सांपों की चाल की तरह होती हैं और महिलाएं पारंपरिक काले घाघरे और आभूषण पहनती हैं। इसे 2010 में यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया। कालबेलिया को नृत्य करती विरासत भी कहा जाता है। तो 2010 में मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये सभी जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन ये। और आपको जो 100 क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं आर्ट एंड कल्चर के, इन्हीं में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जो डिटेलिंग बता रहा हूं ना, उस डिटेलिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो किस नाम से जाना जाता है? चेराव नृत्य के नाम से जाना जाता है। चेराव नृत्य मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक बांस नृत्य है, जिसे आमतौर पर त्योहारों और खुशियों के मौके पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष 2 बांसों को जमीन पर तालबद्ध तरीके से खोलते और बंद करते हैं। महिलाएं उनके बीच में तालबद्ध तरीके से कूदती और घूमती है। चेराव नृत्य को बांस नृत्य, बैम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हमारे पास एग्जाम तक बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 30 से 50 दिन हमारे पास बचे हैं और जीएस का सिलेबस किसी से छुपा नहीं है, इतना बड़ा है। अगर बिना डायरेक्शन के पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरी तरीके से सिर घूम जाएगा। ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में फ्रेंड्स, जो मैंने 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है वो इसी समय के लिए बनाया हुआ है कि भैया एग्जाम से जस्ट पहले हम किस तरीके से जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको कंटेंट दिया है। बहुत सारी जगह पर हमने ट्रिक से भी पढ़ा है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं जो याद करना डिफिकल्ट होते हैं, हमने ट्रिक से याद करें। आर्टिकल को याद करना डिफिकल्ट होता है तो हमने ट्रिक से करें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने कोर्स बना के दिया है। कोर्स का मकसद एक ही है, आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन और कॉन्फिडेंस देना। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड। रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए हैं। सबसे ज़रूरी, जीएस का वो हिस्सा मैंने आपको दिया है इस कोर्स के अंदर जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपये थी, बट 5 मंथ की वैलिडिटी के लिए स्पेशली एसएससी स्टूडेंट के लिए, एसएससी सीजीएल का पेपर सर पे खड़ा है, तो 500 रुपये में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिटरली 18 से 20 क्वेश्चन जीएस से सही करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे एनरोल करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है इस वीडियो के, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाकर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा, वहां पर कोर्स बाय अक्षय सर में जाना, वहां पर आपको एसएससी सीजीएल 100 आवर जीएस का स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, उसको एनरोल कर लेना। एंड बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 100 घंटे अच्छे से स्टडी कर लो, जीएस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मैंने और मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ये बिल्कुल गारंटी है। तो चलो वापस आते हैं अपने लेक्चर पर, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो लोसर त्योहार जो है ये तिब्बती बौद्ध समुदाय का नव वर्ष मनाने वाला प्रमुख पर्व है। ये पर्व फरवरी मार्च में आता है। इसे 3 से 15 दिन तक मनाया जाता है।
इस दौरान लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं और व्यंजन तैयार करते हैं। लोसर मुख्यतः कहाँ कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? ये लद्दाख में सेलिब्रेट होता है, सिक्किम में सेलिब्रेट होता है, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो लोसर फेस्टिवल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो मोहिनी अट्टम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें लयबद्ध गति, कोमल मुद्राएं और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती हैं। मोहिनी का अर्थ होता है मोह लेने वाली स्त्री और यह नृत्य उसी भाव को दर्शाता भी है। यह नृत्य रूप भरतनाट्यम और कथकली से प्रभावित हैं। तो केरल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु मकर ध्वज दारोगा को भारत में नृत्य के किस रूप में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुरु मकर दारोगा को भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनका योगदान छऊ नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण रहा है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य रूप है जिसमें मार्शल आर्ट, लोक परंपरा और नाटक का समावेश होता है। ये नृत्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लोकप्रिय हैं। छऊ नृत्य एक, ध्यान रखिएगा, अर्धशास्त्रीय नृत्य रूप है, यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, धिमसा किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य रूप है? तो धिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय नृत्य रूप है। धिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी समुदायों, विशेषकर कोरापुट और अरकू घाटी क्षेत्र में प्रचलित है। ये नृत्य महिलाएं गोल घेरे में हाथ पकड़कर तालबद्ध कदमों और पारंपरिक संगीत के साथ प्रस्तुत करती हैं। ये खेती, त्योहारों और विवाह के अवसरों पर किया जाता है। धिमसा को सामूहिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी माना जाता है। तो किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय नृत्य रूप है, यहाँ पर सी आंसर। प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार जिन्होंने 1984 में बिहार रत्न जीता वे हैं, कौन है? सीता देवी। सीता देवी का नाम बहुत ज़्यादा देखिए फेमस है। मधुबनी चित्रकला की प्रमुख कलाकार थी। उन्हें 1984 में बिहार रत्न से सम्मानित किया गया जो राज्य का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उनकी पेंटिंग में परंपरागत मिथिला शैली, देवी देवताओं और लोक कथाओं और प्रकृति का सुंदर चित्रण होता है। उन्हें 1981 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो सीता देवी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ब्लू अम्ब्रेला 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास है जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ये किताब एक गांव की लड़की बिनिया की कहानी है जिसे एक नीला छाता बहुत ही पसंद आ जाता है। उस लड़की की मासूमियत कहानी को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती है। कहानी में सादगी, ईमानदारी और मानवीय संवेदनाएं दर्शाई गई हैं। इस उपन्यास पर आधारित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी बनाई गई थी। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगला है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा फेस्टिवल जो 10 दिन तक चलता है, कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल है। एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि इनमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है जो 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो घुमा के कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर थोड़ी डिटेलिंग अगर दिमाग में रखोगे तो कैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप सही आंसर टिक करोगे। तो कोहिमा में से सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार का उद्देश्य क्या होता है? नागा जातियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रचारित करना। इसमें लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, व्यंजन, हैंडीक्राफ्ट्स और युद्ध प्रदर्शन शामिल होते हैं। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी पर रखा गया है जो कि नागा संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कथकली नृत्य ललित कला के किन रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसमें 5 ललित कलाओं का समावेश होता है। कितना? 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। ये 5 ललित कलाएं कौन कौन सी है? नृत्य, म्यूजिक, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम मतलब वेशभूषा और चित्रकारी, पेंटिंग। इसमें कलाकार चेहरे पर विशिष्ट रंगों और मुकुटों के साथ मुख अभिनय के जरिए कहानी प्रस्तुत करते हैं। कथकली में महाभारत और रामायण की कथाओं को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। तो 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे करीब है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? तो पुष्कर मेला जो है बहुत ही फेमस है। इसे ऊंटों का मेला भी कहा जाता है। राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित होता है जो अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर के आसपास आयोजित होता है।
ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है और साथ ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव भी होता है। यहाँ पर लोग पुष्कर झील में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो अजमेर के सबसे करीब स्थित है। डी आंसर। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल 13 से 15 जनवरी तक कहां पर मनाया जाता है? तो गंगा सागर मेला जो है मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। 13 से 15 जनवरी के बीच में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। ये मेला जो है गंगा नदी के सागर से मिलने के स्थान सागर आइलैंड पर आयोजित होता है। हजारों तीर्थयात्री यहाँ पर पवित्र स्नान के लिए आते हैं। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी माना जाता है। ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है? नलवारी मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला या कोलायत मेला? तो नलवारी मेला यहाँ पर करेक्ट होगा। नलवारी मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। यह मुख्यतः गाय भैंसों के व्यापार और प्रदर्शनी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ इसमें लोक नृत्य, कुश्ती, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। यह मेला राज्य की कृषि और पशुपालन परंपरा को दर्शाता है। तो नलवारी मेला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट होने वाला एक पशु मेला है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत 2005 में हुई थी। देखिए, इससे पहले हर 2 साल में एक लेखक को उनके पूरे साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता था। अब इसे हर साल कर दिया गया है। एक अनुदित पुस्तक के लेखक और अनुवादक को संयुक्त रूप से दिया जाता है। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। इसे द बुकर प्राइज फाउंडेशन यूके के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, जो कि 2014 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उनके क्रिकेट करियर, व्यक्तिगत संघर्ष और महत्वपूर्ण मैचों के अनुभव को विस्तार से बताया गया है। उन्होंने इस किताब को बोरिया मजूमदार के साथ मिलकर लिखा था। तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट आता है, कौन सा त्योहार फगवा के नाम से भी जाना जाता है? फगवा के नाम से जाना जाता है होली को। फगवा शब्द विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में होली के लिए बोला जाता है। ये रंगों का त्योहार होता है जो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। बसंत के आगमन का प्रतीक भी होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाई खाते हैं और मेल मिलाप करते हैं। ये त्योहार प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा पर आधारित होता है। तो कौन सा त्योहार फगवा के नाम से जाना जाता है? होली। नेक्स्ट आता है, यूनेस्को के प्रदर्शन कलाओं के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान ITI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अप्रैल को। इस दिन की शुरुआत 1982 में ITI के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में नृत्य कला के महत्व को बढ़ावा देना है। तो 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लें, उससे पहले आगे की थोड़ी प्लानिंग आपको बता देता हूँ। एग्जाम से पहले SSC CGL के पेपर से पहले 25 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ। 25 इंपॉर्टेंट बिल्कुल एग्जाम लेवल के एग्जाम पैटर्न के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी NTPC का पेपर हुआ था। NTPC में भी हमने 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लास्ट में सॉल्व करे थे एग्जाम से पहले, और काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले। बहुत सारे बच्चों से बात हुई है मेरी, थोड़ा सा मैं एनालिसिस भी लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन नहीं बने। तो देखिए, मॉक टेस्ट जो होता है वो आपकी अंतिम परीक्षा होती है। बेसिकली यहाँ पर आके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मैं, जैसे NTPC के अंदर 40 क्वेश्चन थे, तो 40 में से आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो, है ना। ऐसे आने वाले टाइम में जब SSC के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 में से आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो। तो अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर कंसिस्टेंट होकर 18 से 20 क्वेश्चन बना लेते हो, तो एग्जाम में भी 18 से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस लाऊं बिल्कुल एग्जाम लेवल के, कि जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। और NTPC में यही हुआ कि हमने जो मॉक टेस्ट कवर करे थे उससे काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिले एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, उनके पेपर में लगभग मॉक टेस्ट से ही 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल गए। सोचो, 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ मॉक टेस्ट में से ही मिल गए, जो हमने मास्टर वीडियो सीरीज कवर करी थी। इसके अलावा 10,000 मैंने आपको NTPC के 1 लाइनर भी दिए थे, उनमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला अभी NTPC के पेपर में कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यही क्वेश्चन मैंने आपको 10वां जो मॉक टेस्ट था NTPC का, उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। बिल्कुल आप देखोगे एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई है। ये मैंने आपको, जो पहला मॉक टेस्ट था उसमें 39 क्वेश्चन है। ये जिन भी स्टूडेंट ने सॉल्व करा होगा सीरियसली, उनसे इजीली बन गया होगा। इसके अलावा देखिए,
किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को समाप्त किया है? ये क्वेश्चन पूछा था अभी एनटीपीसी पेपर में। तो ये मैंने टेस्ट नंबर 18 जो था हमारा मॉक टेस्ट नंबर, उसमें 8वें नंबर का क्वेश्चन था ये। इसके अलावा मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? ये मॉक टेस्ट 14 का दूसरा क्वेश्चन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में अभी हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये मैंने आपको मॉक टेस्ट 6 में 12 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025 का 14वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया? ये मॉक टेस्ट 16 का 26वां क्वेश्चन था हमारा। ये भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये टेस्ट नंबर 1 का 25वां क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये हमारे मॉक टेस्ट 15 का तीसरा क्वेश्चन था। किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये हमने मॉक टेस्ट नंबर 3 का 38वां क्वेश्चन सॉल्व किया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये हमारे मॉक टेस्ट 15 का दूसरा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? ये हमारे मॉक टेस्ट 14 में से 24वें नंबर का क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी मॉक टेस्ट में से आपसे पूछ लिए गए, जो मैंने आपको 20 एनटीपीसी के मॉक टेस्ट कराए थे। और जो मैंने आपको 10,000 वन लाइनर दिए थे उनसे तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने जो मैंने आपको 10,000 वन लाइनर दिए थे एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने जो कवर करी थी, एंड जो मास्टर वीडियो सीरीज थी हमारी, हर एक सब्जेक्ट वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे। जिन भी बच्चों ने वो अच्छे से करा होगा एनटीपीसी में वो जीएस को बिल्कुल फोड़ कर आया है। 100% उसका यहाँ पर प्री वाला पेपर निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं इसीलिए आपको बार बार समझाता हूँ, जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सीरियसली उसको अच्छे से कर लो। जीएस का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, बच्चों ने कहा कि सर आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं फंसे, सर आपके मास्टर वीडियो सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए, 10,000 वन लाइनर में से क्वेश्चन नहीं आए। तो ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे जो क्वेश्चन पूछे। अगर आपने सीरियसली अगर कंटेंट को नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आपको यही लगेगा कि क्वेश्चन नहीं आया है। तो जिन भी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है उन्होंने मुझे फ़ोन करके स्पेशली बताया कि सर आपकी वजह से 15-15, 20-20 नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ गए, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आ गए। तो आने वाले टाइम में जो हमको एसएससी सीजीएल का पेपर देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ एग्जाम से पहले, सीरियसली आपने अगर उसको पढ़ लिया तो एसएससी के अंदर 18 क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करके आओगे। तो बस रेडी हो जाना, अच्छे से कंटेंट को पढ़ते चलो। मास्टर वीडियो सीरीज हमारी कंप्लीट होगी, देन फिर हम हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे एग्जाम से पहले। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। एंड 10,000 वन लाइनर भी ले लेना आप सीजीएल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दे रखे हैं। तो एक बहुत ज़रूरी आपसे डिस्कशन था ये वाला। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला है फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथाएं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीडम इन एग्जाइल तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा की आत्मकथाएं। ये किताब उनके जीवन संघर्ष, तिब्बत से निर्वासन, शांति, करुणा और मानव अधिकारों के लिए किए गए कार्यों को दर्शाती हैं। इस पुस्तक में उन्होंने चीनी शासन के तहत तिब्बत के हालात और अपने भारत में निर्वासन जीवन के अनुभवों को साझा किया है। तो किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की। अगला क्वेश्चन है सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोशल हार्मनी पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक समाज में समरसता, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद पर आधारित उनके भाषणों का संग्रह है। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में थी, बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है सोशल हार्मनी। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? किसने जीता था? लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने 1992 में पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था कोरियोग्राफी के लिए। यह पुरस्कार उन्हें मराठी फिल्म एक होता विदूषक के लिए दिया गया था। इससे पहले कोरियोग्राफी के लिए कोई विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं होता था। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। अगला है पोंगल का त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख 4 दिवसीय फसल उत्सव है। इसका चौथा दिन जो है कानुम पोंगल कहलाता है, जिसे परिवार मिलन और सामाजिक मेल जोल के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग पिकनिक, रिश्तेदारों से मिलना, नदी किनारे भोजन करना पसंद करते हैं। कानुम का अर्थ होता है देखना, यानी एक दूसरे से मिलना और मेल जोल बढ़ाना। देखिए पोंगल के जो 4 दिन होते हैं, अगर हम उनके नामों को डिस्कस करें तो पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। चौथे दिन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो कालिदास सम्मान की बात हो रही है, 1980 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत के महान संस्कृत कवि कालिदास की स्मृति में कला, नृत्य, संगीत और रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। यह सम्मान उज्जैन में हर वर्ष प्रदान किया जाता है। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो 1980। निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किसकी आत्मकथा अनफिनिश्ड है? तो अनफिनिश्ड प्रसिद्ध बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, जो कि 2021 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपने बचपन, मिस वर्ल्ड जीतने, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के सफर और व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। तो प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है अनफिनिश्ड। अगला है क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो कौन है? तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें यह सम्मान 2010 में मिला था, जब उन्होंने AR रहमान और गुलजार के साथ जय हो गाने के लिए ग्रैमी जीता। यहाँ पर डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। साओ जोआओ उत्सवों के दौरान गोवावासी एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? तो साओ जोआओ गोवा में मनाया जाने वाला एक ईसाई त्योहार है, जो विशेष रूप से सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की याद में होता है। इस त्योहार के दौरान युवा कुओं, तालाबों और नदियों में कूदते हैं, एक दूसरे को फल भी भेंट करते हैं। इस दिन खास तौर पर सीजनल फल जैसे कि आम, कटहल, अनानास, इनको उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये त्योहार मानसून के स्वागत का भी प्रतीक माना जाता है। तो फ्रूट्स, फल, ए आंसर। हरियाणा में हर साल सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? किस महीने में आयोजित किया जाता है? फरवरी में। सूरज कुंड शिल्प मेला हर साल फरवरी महीने में फरीदाबाद, हरियाणा के सूरज कुंड में आयोजित होता है। यह मेला भारत और विदेशों के हस्तशिल्प, हस्तकला, लोक संगीत और संस्कृति का सुंदर संगम होता है। इसे 1987 में पहली बार शुरू किया गया था, तो फरवरी में मनाया जाता है। अगला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1957 में। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने जनसेवा, नेतृत्व, समाज सुधार, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। भारत के कई नागरिकों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जैसे कि विनोबा भावे, अरविंद केजरीवाल, रविश कुमार, इन सभी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया चुका है। तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ है? तो माइंड मास्टर भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है। माइंड मास्टर, देखिए आप इस शब्द से ही पकड़ सकते हो कि किसकी आत्मकथा हो सकती है। महान शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। अब शतरंज खिलाड़ी का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, खतरनाक चलता है, तो आप उससे इसको पकड़ सकते हो। ये पुस्तक जो है 2019 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में विश्वनाथ आनंद ने अपने जीवन, संघर्ष, विश्व चैंपियन बनने तक के सफर को साझा किया है। ये किताब शतरंज खिलाड़ियों के साथ साथ सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और उपयोगी मानी जाती हैं। तो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है माइंड मास्टर। अगला क्वेश्चन आता है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसुटेबल बॉय है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक है ये? करण जौहर की। एन अनसुटेबल बॉय बॉलीवुड निर्देशक और निर्माता करण जौहर की आत्मकथा है, जिसे उन्होंने पत्रकार पूनम सक्सेना के साथ मिलकर लिखा है। यह किताब 2017 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप के प्रतिपादक थे? किस शास्त्रीय नृत्य रूप के प्रतिपादक थे? कुचिपुड़ी के। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा आंध्र प्रदेश से थे और वे कुचिपुड़ी नृत्य शैली के महान कलाकारों में से एक थे। उन्होंने इस नृत्य में स्त्री पात्रों की भूमिका को बहुत ही प्रसिद्ध बनाया, विशेष रूप से सत्यभामा के रूप में। उनकी नृत्य शैली में अभिनय, भाव, शुद्धता, इनकी विशेष झलक मिलती हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप के प्रतिपादक थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सोनल मानसिंह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी। डॉक्टर सोनल मानसिंह भारत की जानी मानी शास्त्रीय नृत्यांगना है, जो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में पारंगत हैं। उन्होंने भारतीय नृत्य, संस्कृति और अध्यात्म को दुनिया भर में प्रचारित किया है। उनकी प्रस्तुतियों में कथानक और महिला सशक्तिकरण विषयों पर जोर रहता है। 1992 में उन्हें पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। तो सोनल मानसिंह की बात करें तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। बी आंसर। पोनुंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप हैं? किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश के। पोनुंग और तापू। देखिए, पोनुंग
अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि फसल कटाई के समय किया जाता है। वहीं तापू की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति का एक युद्ध नृत्य है जो विशेष रूप से अरण उत्सव के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये दोनों नृत्य अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सी बार तो एग्जाम में ऐसा भी होता है। देखिए एसएससी के सीजीएल में अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं 3-4 सालों के तो काफ़ी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लोगे। अब बात आती है कि इतने कम समय में हम पीवाईक्यू कैसे कवर करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पीवाईक्यू हैं उन पर वन लाइनर एक पैकेज बना दिया है। 10,000 वन लाइनर मैंने आपको दिए हैं जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं। आप इन वन लाइनर को पढ़ लेना, बहुत हद तक तो क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। बहुत बेस्ट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है पीवाईक्यू का। 10,000 वन लाइनर मात्र 29 रुपये की पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसका प्रिंट ले लो, कुछ 30-40 रुपये में प्रिंट निकल जाएगा। और फटाफट इसको रोज़ अगर आप 1,000 वन लाइनर भी पढ़ोगे तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो 2-3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से विद एक्सप्लेनेशन के साथ में पीवाईक्यू दिया हुआ है, वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है। तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए इस पोर्शन को कवर करना। बहुत हद तक लगभग आपको 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे इसमें से। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इसको छोड़ना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फिल्म उपकार जो कि 1967 में आई थी उसके प्रसिद्ध देशभक्ति गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? कौन थे? महेंद्र कपूर। बहुत ही फेमस गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले। अक्सर हमको सुनने को मिलता है स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर। तो इसे महेंद्र कपूर के द्वारा गाया गया था। 1967 में रिलीज हुई थी उपकार मूवी, उसका ये हिस्सा था। इसके गीतकार थे गुलशन भावरा और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने। यह गीत आज भी राष्ट्रभक्ति, किसान जीवन और भारतीय मिट्टी के गौरव का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस भारतीय गायिका की पहचान करना है जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगो गीत गाया था। किसने गाया था? लता मंगेशकर ने। ए मेरे वतन के लोगो भारत का एक अमर देशभक्त गीत है जिसे लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 को इंडिया गेट पर गाया था। ये प्रदर्शन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में हुआ था। जब लता मंगेशकर ने यह गीत गाया तो नेहरू जी की आंखों में आंसू भी आ गए थे और उन्होंने कहा था, बेटी तुमने मुझे रुला दिया। ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है उनका। इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। बेसिकली यह गीत 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो लता मंगेशकर ने गाया था इस गाने को। अगला क्वेश्चन आता है, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तानसेन को। मियाँ की मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध राग है जिसे मल्हार फैमिली ऑफ राग्स में गिना जाता है। इस राग की रचना का श्रेय दिया जाता है तानसेन को, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे। तानसेन ने कई राग की रचनाएं की, जिनमें से फेमस अगर हम बात करें तो मियाँ की टोडी, मियाँ की सारंग, ये हमको देखने को मिलती हैं। मल्हार राग्स को परंपरागत रूप से बरसात रेनी सीजन से जोड़ा जाता है और ऐसी मान्यता है कि मियाँ की मल्हार गाने से बारिश हो सकती है। ये राग भावनात्मक रूप से शांति, गहराई और प्रकृति की शक्ति को दर्शाता है। तो लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तानसेन को। अगला क्वेश्चन आता है, कव्वाली का भारत में आगमन कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? फारस से। कव्वाली एक प्रसिद्ध सूफी डिवोशनल म्यूजिक फॉर्म है जिसका उद्भव मूल रूप से फारस से हुआ था। यह संगीत शैली भारत में 13वीं सदी के आसपास आई थी, जब सूफी संत और कवि अमीर खुसरो ने इसे भारतीय संगीत परंपरा के साथ मिलकर विकसित किया। कव्वाली में मुख्य रूप से इबादत, प्रेम, आध्यात्मिकता और ईश्वर से मिलन की बातें होती हैं। यह संगीत शैली आमतौर पर दरगाहों, सूफी महफिलों और सूफी त्योहारों में गाई जाती हैं। यहाँ पर डी आंसर। पंजाब राज्य से संगीत का एक प्रमुख मुखर रूप कौन सा है? तो टप्पा जो है ये पंजाब की एक पारंपरिक वोकल म्यूजिक फॉर्म है जो खास तौर पर अपनी तेज गति, कठिनतानुसार ताल और भावपूर्ण बोलों के लिए जानी जाती हैं। टप्पा गाना तकनीकी रूप से बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें ताने, गमक और बोलों की गति को बहुत ही सटीक तरीके से गाना पड़ता है। देखिए ये शैली पहले कैमल राइडर्स जो थे, ऊंट चालकों, उनके लोकगीतों से प्रेरित मानी जाती हैं
बाद में इसे क्लासिकल फॉर्म में बदल दिया गया। शोरी मियान को टप्पा को क्लासिकल फॉर्मेट में लाने का श्रेय दिया जाता है। आज भी टप्पा को एक बहुत ही ऊर्जावान और एक्सप्रेसिव गायकी माना जाता है। खास करके ये पंजाबी संगीत विरासत का अभिन्न हिस्सा है। तो पंजाबी राज्य से संगीत का एक प्रमुख मुखर रूप कौन सा है? टप्पा है। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? कौन सी है? भवेया। भवेया एक पारंपरिक फोक सॉन्ग स्टाइल है जो कि वेस्ट बंगाल, असम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इस गायकी की विशेषता होती है दर्द, विरह और प्रेम से भरे हुए भाव। भवेया गीत जो है ये आमतौर पर नदी, खेत, बैलगाड़ी और ग्रामीण जीवन की बात करते हैं। इन्हें धीमी और भावुक लय में गाया जाता है। ये एक सॉफ्ट मेलोडियस लोक संगीत है जो कि रीजनल आइडेंटिटी को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। तो भवैया यहाँ पर करेक्ट होगा। कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कजरी फेस्टिवल भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक लोक पर्व है, फोक फेस्टिवल है। ये खास तौर पर हरियाली अमावस्या के समय मनाया जाता है। इसका संबंध कृषि, वर्षा और लोकगीतों से होता है। इस दौरान महिलाएं और युवतियां कजरी गीत गाती हैं। कजरी का मतलब ही होता है काले बादल या सावन के रिमझिम। ये छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और महिलाओं की भावनात्मक अभिव्यक्ति का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आता है, जलीकट्टू सांडों को काबू करने वाला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जलीकट्टू एक प्राचीन स्पोर्ट फेस्टिवल है जो विशेष रूप से तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पोंगल फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। यह खेल सांडों की ताकत और युवाओं की वीरता का प्रतीक है। इसे माटू पोंगल के दिन आयोजित किया जाता है। इसमें एक युवा प्रतियोगी को बिना हथियार के तेज दौड़ते सांड को पकड़ना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्रक्रिया में सांड को किसी तरीके से हानि नहीं पहुंचाई जाती है। जलीकट्टू तमिल संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण जीवन शैली का अहम हिस्सा है। तो तमिलनाडु में इसे मनाया जाता है। नवाखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो नवाखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? ओडिशा में। एक पारंपरिक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो विशेष रूप से वेस्टर्न ओडिशा में मनाया जाता है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन आता है और इसका अर्थ होता है नया अन्न खाना, ईटिंग न्यू ग्रेन। यह किसानों द्वारा नई फसल को पहली बार भगवान को अर्पित करने और फिर स्वयं ग्रहण करने का दिन होता है। इस दिन परिवारों में सामूहिक भोजन भी होता है, रीति रिवाज और बुजुर्गों को प्रणाम करने की परंपरा होती है। तो ओडिशा में मनाया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? बांसुरी। भारत के सबसे प्रसिद्ध फ्लूट बांसुरी वादकों में से एक हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बांसुरी को एक मुख्य कॉन्सर्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्थापित किया है। इसी के साथ साथ इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उनका फ्लूट प्लेइंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मेलोडियस, एक्सप्रेसिव और मेडिटेटिव होता है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। वे पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ भी प्रसिद्ध शिव हरि डुओ के रूप में भी जाने जाते हैं। तो किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? बांसुरी, फ्लूट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो तलवीन सिंह की बात हो रही है तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ब्रिटिश इंडियन म्यूजिशियन है जो तबला वादन में माहिर हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का फ्यूजन करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी अनोखी शैली को एशियन अंडरग्राउंड संगीत मूवमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें तबला और इलेक्ट्रॉनिक बीट का मेल होता है। तलवीन सिंह को उनके एल्बम ओके के लिए मर्करी म्यूजिक प्राइज भी मिल चुका है। क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसा पा चुके हैं। तो तलवीन सिंह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए? तबले से। ध्यान रखिएगा, तबला वादक की बात कर रहे हैं तो प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का नाम भी हमारे दिमाग में आता है। 2024 में उनका निधन हो गया था। तो आप उनसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन कवर करके जाइएगा। उनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, किस घराने से बिलोंग करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पंजाब घराने से। जाकिर हुसैन पंजाब घराने से संबंधित थे, प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2024 में इनका निधन हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिल चुका है।
तबले की बात कर रहे थे हम, तो काफ़ी जाने मानी हस्ती है, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो पंडित राम नारायण की बात हो रही है, तो प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण वो कलाकार हैं जिन्होंने सारंगी जैसे जटिल और पारंपरिक वाद्य यंत्र को सोलो कॉन्सर्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में विश्व में स्थापित किया। सारंगी जो है ये बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इंसानी आवाज की तरह भावपूर्ण और एक्सप्रेसिव होता है। पहले ये वाद्य यंत्र वोकल अकम्पनीमेंट के रूप में प्रयोग होता था, लेकिन पंडित राम नारायण जी ने इसे मंच पर मुख्य वादन यंत्र मेन परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्थापित कर दिया। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और कई अन्य राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। सारंगी प्लेइंग को लोकप्रिय बनाने वाले पहले वैश्विक कलाकारों में से एक माने जाते हैं पंडित राम नारायण। तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हुआ, किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो किस वाद्य यंत्र के? संतूर। पंडित भजन सोपोरी जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले एक महान संतूर वादक थे। संतूर एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे छोटे हथौड़े से बजाया जाता है। भजन सोपोरी जी ने इसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पूरी तरीके से स्थापित किया और इसे सोलो कॉन्सर्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रस्तुत भी किया। उन्हें सेंट ऑफ द संतूर भी कहा जाता था। पद्मश्री, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड जैसे कई बड़े सम्मान उन्हें मिल चुके थे। तो पंडित भजन सोपोरी की बात करेंगे, किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? संतूर। अगला आता है, उस्ताद अली अकबर खान को किस वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उस्ताद अली अकबर खान की बात हो रही है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान सरोद प्लेयर थे, सरोद वादक। सरोद की बात हो रही है तो एक फ्रेटलेस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो गहराई और गंभीरता से भरी हुई ध्वनि प्रदान करता है। उन्होंने अपनी जिंदगी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में समर्पित कर दी। प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर के समकालीन थे और अमेरिका में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना इन्होंने की थी। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे उच्च सम्मान प्राप्त हुए थे। तो उस्ताद अली अकबर खान की बात होगी तो किस वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है? सरोद के लिए। अगला आता है क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे, अपनी निजी रुचियों में वीणा बजाना भी शामिल रखते थे। वीणा बजाते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। वीणा एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो प्राचीन समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न हिस्सा रही है। डॉक्टर कलाम की संगीत में बहुत ही गहरी रुचि थी। वे अक्सर भगवत गीता पढ़ते हुए वीणा बजाया करते थे। ये जो उनका शौक था उन्हें शांति और मानसिक एकाग्रता प्रदान करता था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? वीणा। सी आंसर। अगला आता है, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तोताराम शर्मा भारत के एक प्रमुख पखावज माइस्ट्रो, पखावज के उस्ताद कलाकार हैं। पखावज एक बेसिकली पारंपरिक बैरल शेप्ड पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है, बेलनाकार ताल वाद्य यंत्र है जिसे विशेष रूप से ध्रुपद गायन और ओडिसी डांस में संगीत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र की ताल गूंजदार और गंभीर होती है जो मंच को स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से भर देती हैं। तोताराम शर्मा ने पखावज की विरासत को सहेजा है और युवा पीढ़ी को इसकी गहन शिक्षा भी दी है। तो कौन सा वाद्य यंत्र से इनका संबंध है? पखावज से। सी आंसर। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? किस वाद्य यंत्र में? रबाब में। तानसेन भारत के सबसे महान हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन में से एक थे। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तानसेन को खासकर उनके राग कंपोजिशंस और डिवाइन वॉइस के लिए जाना जाता है, लेकिन वे एक उत्कृष्ट रबाब वादक भी थे। रबाब एक प्राचीन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे मटकी जैसे आकार वाले रेजोनेटिंग चैम्बर मतलब गूंज उत्पन्न करने वाला एक खोखला भाग बोल सकते हैं और गट स्ट्रिंग्स मतलब जानवरों की आंत से बनी हुई तारों से बजाया जाता है। इतिहास में यह माना जाता है कि तानसेन की संगीत साधना इतनी प्रभावशाली थी कि वे दीपक राग गाकर दीप जला सकते थे और मेघ मल्लार से वर्षा बुला सकते थे। रबाब उनकी कला का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। तो यहाँ पर रबाब डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था? किसे मिला था? उस्ताद जाकिर हुसैन को। उन्हें अमेरिकी परकशनिस्ट मिकी हार्ट के साथ मिलकर बनाए गए एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए 1992 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। ये एल्बम एक ग्लोबल
परकशन प्रोजेक्ट था जिसमें दुनिया भर के ट्रेडिशनल ड्रम आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया था। जाकिर हुसैन को इस योगदान के लिए मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। वे इंडियन म्यूजिक के एक सच्चे ग्लोबल एम्बेसडर माने जाते हैं। तो किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था? जाकिर हुसैन को। अगला है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जानकी प्रसाद। बनारस घराने ऑफ कथक की स्थापना जानकी प्रसाद ने की थी। यह घराना उत्तर भारत के 3 प्रमुख कथक घरानों में से एक हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस में से। बनारस घराने की कथक शैली में खास रूप से नाटकीयता, ड्रामा, जोरदार फुटवर्क और जोरदार एक्सप्रेशन पर जोर दिया जाता है। जानकी प्रसाद जी ने इस घराने की नींव 18वीं शताब्दी के अंत में रखी और इसकी शैली को धार्मिक कथाओं और भक्ति रचनाओं से गहराई से जोड़ा है। तो जानकी प्रसाद कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे। डी आंसर। भानु जी का संबंध किस कथक घराने से है? तो भानु जी कथक नृत्य से जुड़े एक प्रमुख गुरु हैं। उनका संबंध है जयपुर घराने से। जयपुर घराने की कथक शैली मुख्यतः लय, जोरदार फुटवर्क और कॉम्प्लेक्स कंपोजिशंस के लिए जानी जाती हैं। यह घराना ऐतिहासिक रूप से राजस्थान के शाही दरबारों से जुड़ा रहा और इसमें ताकतवर मूवमेंट्स और ताल पर गहरी पकड़ दिखाई देती हैं। भानु जी जैसे कलाकारों ने इस शैली को आगे बढ़ाया और नई पीढ़ी के छात्रों तक पहुंचाया है। तो जयपुर कथक घराने से संबंध रखते हैं। डी आंसर। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से था? तो पंडित जसराज भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट में से एक थे। उनका संबंध मेवाती घराने से था। किस घराने से? मेवाती घराना, जिसे उन्होंने अपनी अनोखी शैली और भाव प्रधान गायकी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मेवाती घराने की खासियत यह है कि भक्ति भाव, मेलोडी और ताल की गहराइयों का सुंदर मेल। तो मेवाती घराना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला आता है, ख्याल गायन शैली के प्रतिपादक पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो पंडित भीमसेन जोशी भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट में से एक थे। विशेष रूप से ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग के लिए पहचाने जाते हैं। इसमें भाव प्रदर्शन मतलब एक्सप्रेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। वे किराना घराने से जुड़े थे, जो कि एक प्रतिष्ठित संगीत घराना है। इसकी स्थापना किसने करी थी किराना घराने की? अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान ने। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। किराना घराने की गायकी की खासियत होती है स्वर की शुद्धता और धीरे धीरे राग का विस्तार करना। तो ख्याल गायन शैली के प्रतिपादक पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? किराना घराने से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला आता है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डॉक्टर तीजन बाई पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किस लोक कला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तीजन बाई भारत की एक महान लोक कलाकार, फोक आर्टिस्ट हैं, जो छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध परंपरागत कला है पंडवानी, उसके लिए जानी जाती है। पंडवानी एक प्रकार की स्टोरी टेलिंग कला है जिसमें महाभारत के पात्रों और घटनाओं को गीत, संवाद और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तीजन बाई ने इसे महिलाओं के लिए मंच पर प्रस्तुत करने की परंपरा की शुरुआत की और इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई है। उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को आर्टिस्ट फॉर पीस भी रह चुकी हैं। डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी लोक कला से संबंधित हैं। ए आंसर। भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो पुरंदर दास को दक्षिण भारत के कर्नाटिक म्यूजिक का पितामह यानी फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है। किसे? पुरंदर दास को। उन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में कर्नाटिक म्यूजिक को एक व्यवस्थित रूप दिया और बेसिक लेसन्स, राग और कंपोजिशंस का निर्माण किया ताकि कोई भी व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप संगीत सीख सके। उन्होंने 4,75,000 से ज़्यादा कंपोजिशन लिखी थी। उनकी रचनाओं में बेसिकली भक्ति, नैतिकता और सामाजिक संदेश भी देखने को मिलता है। तो पुरंदर दास बी आंसर। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली पेंटिंग की बात करें तो भारत के ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती हैं। भारत की एक प्रसिद्ध ट्राइबल फोक आर्ट फॉर्म है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र राज्य के वर्ली ट्राइब से हुई है। ये कला विशेष रूप से पालघर, ठाणे और नासिक जिलों में प्रचलित हैं। वर्ली पेंटिंग्स आमतौर पर गेरू की दीवारों पर सफ़ेद चावल के पेस्ट से बनाई जाती हैं। इन चित्रों में जो नेचर होता है, प्रकृति, जानवर, ग्रामीण जीवन, इन सभी को ज्योमेट्रिक शेप्स मतलब ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, इनकी मदद से दर्शाया जाता है। आज वर्ली आर्ट सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है बल्कि इसे कपड़ों, दियो, जूतों, इन सब में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किस राज्य की लोक चित्रकला है वर्ली चित्रकला? महाराष्ट्र की। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो मधुबनी पेंटिंग, जिसे
मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य की एक प्राचीन और प्रसिद्ध फोक आर्ट स्टाइल है। इसकी उत्पत्ति मिथिला क्षेत्र में हुई थी, खास करके मधुबनी जिले में। इसी कारण इसका नाम पड़ा मधुबनी पेंटिंग। ये चित्रकला पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा दीवारों और आंगनों पर की जाती थी, खास करके शादी, त्योहार और धार्मिक अवसरों पर। आज ये कला कपड़े, पेपर, कैनवास इन सब पर की जाती हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। तो बिहार राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, थांगका चित्रकला शैली में किस धर्म के देवताओं को दर्शाया गया है। तो थांगका पेंटिंग की बात करें तो एक पारंपरिक स्क्रोल पेंटिंग स्टाइल है जो मुख्य रूप से तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल से जुड़ी हुई है। ये चित्रकला जो है ये कैनवास और सिल्क पर बनाई जाती हैं, सूत या फिर कपड़े पर। इसमें बौद्ध देवी देवताओं, मठों और मंडलाओं को दर्शाया जाता है। थांगका पेंटिंग्स को आमतौर पर पूजा, मेडिटेशन या फिर धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये भारत में विशेष रूप से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में प्रचलित हैं, जहां पर तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर का प्रभाव है। तो थांगका चित्रकला शैली में किस धर्म के देवताओं को दर्शाया गया है? बुद्धिस्ट, बौद्ध। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित हैं जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस राज्य से कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है? राजस्थान से। कजली पेंटिंग्स राजस्थान की एक यूनिक ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इन्हें ब्रश के बिना बनाया जाता है। इन चित्रों को आमतौर पर उंगलियों, लकड़ी की छड़ी या फिर जो देसी औजार होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। यह पेंटिंग शैली प्राचीन राजस्थान की दीवार कला, वॉल आर्ट का हिस्सा रही है। मुख्य रूप से ब्लैक कलर का उपयोग होता है इसमें, इसी वजह से इसे कजली कहा गया है। हालांकि ये लोक कला अब बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होती जा रही है, परंतु राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? कौन सी? भील। भील ट्राइब भारत की एक प्रमुख ट्राइबल कम्युनिटी है जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। भाषा की दृष्टि से भील समुदाय की भाषा इंडो यूरोपियन, इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से संबंधित हैं। ये भाषा परिवार वही है जिससे हिंदी, गुजराती, मराठी जैसी भाषाएं भी आती हैं। भील लोग पारंपरिक रूप से कृषि, धनुष बाण चलाना और लोक कलाओं से जुड़े होते हैं। यहाँ पर डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कौन सी है? मार्गम कली। मार्गम कली केरल राज्य की एक प्रसिद्ध ट्रेडिशनल क्रिश्चियन फोक डांस, पारंपरिक एक ईसाई लोक नृत्य है जो विशेष रूप से सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच लोकप्रिय हैं। मार्गम का अर्थ होता है पाथ या फिर वे, और ये नृत्य सेंट थॉमस के भारत आगमन और उनके द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य में महिलाएं या फिर पुरुष पारंपरिक सफेद पोशाक में एक घड़े में खड़े होकर हाथों में दीपक लिए भक्ति भाव से गाते और नाचते हैं। गीतों में बाइबिल से प्रेरित कहानियां और संतों का जीवन वर्णित होता है। इसमें रिदम, डिवोशन और ग्रेसफुलनेस का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मार्गम कली न सिर्फ एक नृत्य है बल्कि यह केरला की रिलीजियस डाइवर्सिटी का एक सुंदर प्रतीक भी है। तो केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है मार्गम कली। अगला क्वेश्चन आता है, एरावल्ला, कादर, मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तमिलनाडु। एरावल्ला, कादर, मुदुवर ये दक्षिण भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के पर्वतीय और जंगल वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, खास करके वेस्टर्न घाट में। ये जनजातियां अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोलती है जो द्रविड़न भाषा परिवार से संबंधित हैं। यहाँ पर तमिलनाडु करेक्ट होगा। भारत में जारवा और ओनगे जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? कहाँ पर पाई जाती है? बहुत ही फेमस जनजाति है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जारवा और ओनगे जनजाति भारत की सबसे प्राचीन और संरक्षित ट्राइबल कम्युनिटीज़ में से एक हैं जो केवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से अंडमान द्वीप समूह के घने जंगलों और तटवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। इनका जीवन बहुत ही साधारण और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। वे शिकार, मछली पकड़ना और वन उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है ये जनजाति? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला है, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान कहाँ पर पहना जाता है? कहाँ पर पहना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। बाउचे एक पारंपरिक सेरेमोनियल स्वार्ड है, तलवार है जिसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ आदिवासी समुदायों द्वारा विवाह के अवसर पर दूल्हे को पहनाया जाता है। यह तलवार केवल एक ऑर्नामेंटल या फिर सिंबॉलिक वेपन नहीं होती बल्कि एक ऑनर, ब्रेवरी और ट्रेडिशन का प्रतीक माना जाता है।
अरुणाचल प्रदेश की जनजाति जैसे कि निशी, आदि, अपातानी शादी विवाह के अवसर पर अपने पारंपरिक अटायर मतलब पोशाक और ट्रेडिशनल वेपन्स को विशेष महत्व देती हैं। बोचे तलवार दूल्हे के पारंपरिक वस्त्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है और इसे कमर में बांधकर पहना जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? कौन है इस पुस्तक के लेखक? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी एक महत्वपूर्ण इतिहास आधारित पुस्तक है जिसे प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इस पुस्तक में 1947 में भारत की आज़ादी के बाद की राजनीति, समाज और लोकतंत्र के विकास की विस्तार से व्याख्या की गई है। रामचंद्र गुहा ने इसमें बताया कि आज़ाद भारत ने किस तरह से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनते हुए अनेक राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया है। तो इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। अगला आता है, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? कौन है? जेके राउलिंग। मशहूर हैरी पॉटर सीरीज की तीसरी किताब है ये, जिसे ब्रिटिश लेखिका जेके राउलिंग ने लिखा है। इस उपन्यास में हैरी की तीसरी स्कूल ईयर की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें वह सीरियस ब्लैक नाम के एक रहस्यमय कैदी के बारे में जानता है जो कि अज़्काबान जेल से भाग गया होता है। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज ने दुनिया भर में मिलियंस ऑफ कॉपी बेची हैं। इसे मॉडर्न फैंटेसी लिटरेचर की सबसे सफल रचनाओं में गिना जाता है। यहाँ पर जेके रोलिंग सी आंसर करेक्ट है। अगला आता है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथाएं? कौन सी है? माई लाइफ। माई लाइफ किताब अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। ये पुस्तक 2004 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ, पॉलिटिकल करियर और व्हाइट हाउस अनुभव और कई व्यक्तिगत पहलुओं को विस्तार से लिखा है। यहाँ पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये भी बहुत फेमस है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ ये भारत के नेता LK अडवाणी की ऑटोबायोग्राफी है। बिकमिंग की बात करें तो ये अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। चारों बुक बहुत ही फेमस है। यहाँ पर माई लाइफ करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है, अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है ये? अर्जुन सिंह की। भारत के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अर्जुन सिंह की आत्मकथाएं। इस किताब में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन, व्यक्तिगत संघर्ष और तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं को बहुत ही विस्तार से लिखा है। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वे राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। तो अर्जुन सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज। किरण देसाई एक भारतीय मूल की लेखिका हैं जिन्हें उनकी उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज के लिए 2006 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये उपन्यास ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी, माइग्रेशन और आधुनिक भारत की सामाजिक असमानताओं पर आधारित हैं। यहाँ पर डी आंसर सही होगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अगला आता है, सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज अ मेमायर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? बंगाली। चाइल्डहुड डेज अ मेमायर भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई एक आत्मकथात्मक कृति है। ये पुस्तक उनके चाइल्डहुड, बचपन, फैमिली लाइफ, एजुकेशन और आर्ट के प्रति उनके झुकाव को दर्शाती हैं। ये कृति मूल रूप से बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में जाकर इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ था। सत्यजीत रे न केवल एक ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर थे, बल्कि एक बेहतरीन राइटर, कंपोजर और चित्रकार भी थे। यहाँ पर बंगाली सी आंसर करेक्ट होगा। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की आत्मकथा है? किसकी है? उसेन बोल्ट की। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट की आत्मकथा है। 2013 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, एथलेटिक स्ट्रगल, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रूटीन के बारे में विस्तार से लिखा है। उसेन बोल्ट जमैका के स्प्रिंटर हैं जिन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्हें द लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है। यहाँ पर ए आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो कौन है आर्किटेक्ट? जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में बनाया गया था। इसके डिजाइनर थे जॉर्ज विटेट। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1911 में हुआ था, क्वीन मैरी के भारत आगमन की स्मृति में, और उद्घाटन कब किया गया था? 1924 में। अगला आता है क्वेश्चन, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? मास्की इंक्रिप्शन की बात हो रही है तो कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के मास्की नामक स्थान पर स्थित हैं। यह शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह
अशोका द ग्रेट के समय का है और पहली बार अशोक नाम का स्पष्ट उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। इससे पहले सभी शिलालेखों में केवल देवनाप्रिय या प्रियदर्शी जैसे शब्द मिले थे। इस शिलालेख की इंक्रिप्शन की खोज कब हुई थी? 1915 में हुई थी। किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख कर्नाटका में स्थित है। अगला आता है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो ओडिसी को चित्रित किया गया है। भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली में से एक है जिसकी उत्पत्ति ओडिशा राज्य में हुई है। ये नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से गहराई से जुड़ी हुई है। इसका सांस्कृतिक केंद्र पुरी का जगन्नाथ मंदिर ही माना जाता है। मंदिरों की दीवारों स्तंभों पर ओडिसी डांस पोजेस की मूर्तियां और आकृतियां खुदी हुई हैं। बेसिकली मंदिरों में सेवा नृत्य टेम्पल डांस के रूप में ही ये विकसित हुआ था, जिसे महारी नामक देवदासियां प्रस्तुत करती थी। यहाँ पर ओडिसी करेक्ट होगा। अगला आता है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर टेम्पल भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर शहर में स्थित है। ये मंदिर राजराजा चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। इस मंदिर को बिग टेम्पल भी कहा जाता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका विशाल शिखर एक ही पत्थर से बना है जो इसकी स्थापत्य कला को और भी अद्भुत बनाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भी तमिलनाडु में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुपत्तुर नामक स्थान पर यह स्थित है। ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की भी पूजा होती है जो अधिकांश शिव मंदिरों में आम नहीं होती है। यह मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 12 शिवलिंगों की पूजा की थी। तो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला आता है, पेनो नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पेनो मणिपुर का एक पारंपरिक तार युक्त वाद्य यंत्र है जिसे घोड़े के बालों से बनी धनुषकार छड़ी से बजाया जाता है। यह मणिपुर की लोक संस्कृति और नृत्य जैसी रासलीला में उपयोग होता है। पेनो को आमतौर पर मैतेई समुदाय द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र मणिपुर की प्राचीन संस्कृति परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। तो मणिपुर यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान राज्य का लोक वाद्य यंत्र करताला किस यंत्र में आता है? किसके अंतर्गत आता है? ये घन वाद्य के अंतर्गत आता है। करताल राजस्थान का एक प्रसिद्ध घन वाद्य है जिसे लकड़ी या धातु की 2 पट्टियों को हाथ में पकड़कर बजाया जाता है। यह भजन कीर्तन लोकगीतों में ताल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी आंसर। इनमें से कौन एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और तुरई का प्रयोग करके बनाया जाता है और अधिकतर महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा है? इकतारा। इकतारा एक पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र है जिसमें केवल एक ही तार होता है। ये बांस और लौकी से बनाया जाता है। इसे अक्सर महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों के भजन गायक या भक्ति संगीत गाने वाले प्रयोग करते हैं। इसे बजाते समय एक हाथ से डोरी खींची जाती है और दूसरा हाथ कंपन उत्पन्न करता है। इकतारा साधारण होने के बावजूद भारतीय लोक संगीत की आत्मा माना जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर। सुंगू किस राज्य का एक पारंपरिक संगीतम वाद्य यंत्र है? तो किस राज्य का? मिजोरम का। मिजोरम का एक पारंपरिक तुरीनुमा वाद्य यंत्र है जिसे बांस या सींग से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग विशेष करके त्योहारों और पारंपरिक नृत्यों में किया जाता है। अगला आता है, कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत में बॉम्बे वीणा वाद्य यंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बॉम्बे वीणा की बात कर रहे हैं तो इसको लकड़ी की खोपड़ी कहा जाता है। बॉम्बे वीणा कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत का एक विशिष्ट वाद्य यंत्र है जो कि अपने अलग अलग आकार और वादन शैली के कारण पहचाना जाता है। इसे बजाने के लिए कलाकार इसे टखनों की ऊंचाई पर रखकर बजाते हैं। इस वीणा की बनावट कुछ हद तक लकड़ी की खोपड़ी जैसी प्रतीत होती है, वुडन स्कल जैसी, इसलिए इसे यही उपनाम दिया गया है। ये पारंपरिक वीणा से आकार और वादन शैली में बिल्कुल अलग होती है। दक्षिण भारत के कुछ कलाकार ही इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे कौन सा कथन सही है तो बॉम्बे वीणा को लकड़ी की खोपड़ी कहा जाता है। सी आंसर। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे? तो मकबूल फिदा हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों में से एक थे। उनकी कलाकृतियों में घोड़े की आकृति बार बार देखने को मिलती है जो ऊर्जा, गति और स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके घोड़े आमतौर पर बलशाली, गतिशील और नंगे पांव चलते हुए दर्शाए जाते हैं जो उनकी स्वतंत्र सोच और आधुनिक कला दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं।
तो किस पशु का प्रयोग करते थे? वो घोड़े का अपना चित्रकला में प्रयोग करते थे। अगला आता है मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर असम की एक पारंपरिक महिला पोशाक है जिसे मुख्य रूप से त्योहारों, शादियों और पारंपरिक अवसरों पर पहना जाता है। ये 2 भागों में होती है। मेखला निचले वाले भाग में पहनने वाली स्कर्ट होती है और चादर ऊपरी शरीर को ढकने वाला वस्त्र होता है। तो असम यहाँ पर करेक्ट होगा। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान किस घराने के प्रतिपादक थे? तो ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित घराना माना जाता है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में उस्ताद हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान ने की थी। तो किस घराने के प्रतिपादक थे? ये ग्वालियर घराने के प्रतिपादक थे। अगला है कोटकल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो कोटकल शिवरामन भारत के प्रसिद्ध कथकली कलाकार थे। उन्होंने इस नृत्य में नायिका और स्त्री पात्रों की भूमिका को एक नई ऊंचाई दी है। कथकली पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और कोटक्कल शिवरामन ने उसमें स्त्री पात्रों को इतने भावपूर्ण और शास्त्रीय ढंग से निभाया कि वे इस रूप में आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन गए। तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथकली से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर उस्ताद राशिद खान संबंधित हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खान भी संबंधित हैं, उस्ताद इनायत खान भी संबंधित हैं, पर उस्ताद फ़तेह अली खान जो है ये संबंधित नहीं है। ये पाकिस्तानी गायक थे और पटियाला घराने से संबंधित थे, न कि रामपुर सहसवान घराने से। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? उस्ताद अल्लाह रका खां के। डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? कौन है? कालका प्रसाद। कथक भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में विकसित हुआ है। कथक के लखनऊ घराने को प्रसिद्ध करने में कालका प्रसाद और उनके भाई बिंदादीन महाराज की बहुत ही अहम भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी में कालका प्रसाद ने कथक को दरबारी शैली से निकालकर एक सशक्त मंचीय कला बनाया। तो कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? कालका प्रसाद। अगला है सेला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। तो किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? छत्तीसगढ़ में। सेला नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे विशेषकर कोहार, गोंड और अन्य जनजातियां फसल कटाई के बाद मनाती हैं। इस नृत्य में लड़के हाथ में लकड़ी या फिर डंडा लेकर एक गोल घेरे में नाचते हैं। इसे सामूहिक एकता और पारंपरिक वीरता का प्रतीक भी माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न हुआ था। अगला लेते हैं कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा किसको लेकर की जाती है? तो कड़सा नृत्य झारखंड की लोक संस्कृति का हिस्सा है। विशेष रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक उत्सव में किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर कलश रखकर नृत्य करती हैं। क्या रखकर? कलश रखकर। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा कलश को लेकर की जाती हैं। ए आंसर। नेक्स्ट आता है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? ओडिसी। भारत के प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक और गुरु थे। उन्होंने ओडिसी नृत्य को न सिर्फ पुनर्जीवित किया बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचाया। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भारत के ओडिशा राज्य से जुड़ी हुई है। उनकी नृत्य शैली में ग्रेस, भाव, डिवोशन मतलब भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त हुए थे। यहाँ पर डी आंसर ओडिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से सॉल्व भी किया होगा। हमने तकरीबन 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए जो एसएससी के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने ध्यान से सभी क्वेश्चंस कर लिए तो 100% आर्ट एंड कल्चर से जो 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आप बिल्कुल सही करोगे। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस बच भी जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आपको एसएससी का 1 लाइनर दे रखा है, 10,000 1 लाइनर। आप वो ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम में। 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं 10,000 1 लाइनर से देखने को मिल जाएंगे। देखिए 29 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आप रोज़ 1,000 1 लाइनर पढ़ोगे तो 10 दिन के अंदर आपके 10,000 1 लाइनर कवर हो जाते हैं। तो इसको छोड़ना मत, डाउनलोड कर लेना इस PDF फाइल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। मात्र 29 रुपये की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।